नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। नक्सल के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली सफलता। 30 नक्सली ढेर सुबह वापस लौटी फोर्स, जवानों का हुआ स्वागत। रेलवे पर जल संसाधन विभाग का पानी टैक्स बकाया, जारी किया गया नोटिस। रेलवे बैकफुट पर, कहा नोटिस का देगी जवाब। नगर निगम का कारनामा, रेलवे की जमीन पर बना दी सड़क। अब दोनों विभाग कह रहे जांच की बात। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का चल रहा खेल, हिंदू संगठन ने किया विरोध, मामला पहुंचा थाने। और निगम का बुलडोजर एक्शन जारी, अब तिफरा यदुनंदन क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग पर हुई कार्रवाई, जारी रहेगा अभियान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को बीजापुर और कांकेर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर हो गए। इसमें कांकेर में 4 और बीजापुर में 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। नक्सलियों से मुठभेड़ होने के बाद रात को फोर्स जंगल में ही रुकी रही। इसके बाद सुबह होने पर सभी जिला मुख्यालय वापस आए। इस दौरान 400 सुरक्षा बल के सदस्य जहां जिला मुख्यालय पहुंचे, तो वहीं जवान भी धीरे धीरे नक्सलियों के शव लेकर जिला मुख्यालय पहुंचने लगे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने सफलता की खुशी मनाते हुए वीडियो और फोटो भी साझा किया। सुरक्षा बलों के लौटने पर सभी ने उनका स्वागत किया। खुद सुरक्षा बल के डीआईजी और पुलिस अधीक्षक ने जवानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार देश भर में अभियान चलाकर नक्सल समस्या को पूर्ण रूप से खत्म करना चाह रही है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नक्सलियों के विरुद्ध सरकार का एक्शन हुआ है, उससे बड़ी संख्या में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। जी हां, 30 नक्सलियों को ढेर करने के बाद अब इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। सुरक्षा बल अब घने जंगलों में भी पहुंचकर ऑपरेशन चला रहे हैं, जिससे यहां रहने वाले ग्राम वासियों का डर दूर हो रहा है। एसडीएम कोटा नितिन तिवारी ने अपने सब डिवीजन के 3 बड़े कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कार्यालय खुलने के समय तक 33 अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचे। उन सभी को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। जनपद कार्यालय कोटा, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, तहसील कार्यालय और विकास खंड स्रोत कार्यालय कोटा का निरीक्षण किया गया, जिसमें जनपद कार्यालय कोटा के 14 कर्मचारी व अधिकारी, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कोटा के 15 कर्मचारी और बीआरसी के 4 कर्मचारियों को समय पर उपस्थित नहीं होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 24 घंटे के भीतर जवाब नहीं देने के लिए कहा गया है। वहीं अगर इन कर्मचारियों के जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो उनके 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। जी हां, पिछले दिनों ही कलेक्टर ने निर्देश जारी कर सभी शासकीय विभागों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए थे। समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों पर की गई ये कार्रवाई निश्चित तौर पर शासकीय कार्यालय में अनुशासन लाने में महत्वपूर्ण होगी। इधर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत केवतरा में शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता मुकेश पाटले पर राशन गबन का गंभीर आरोप लगा है। जी हां, आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि फरवरी माह में 200 लोगों और मार्च के माह में सभी ग्रामीणों को 20 तारीख बीत जाने के बाद भी राशन नहीं मिला है। इस शिकायत को लेकर ग्रामीण खाद्य विभाग पहुंचे और दोषी विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम केवतरा में शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन महिला समूह करती है, लेकिन विक्रेता का काम मुकेश पाटले कर रहा है। आरोप है कि वह महिला समूह की अध्यक्ष के साथ मिलकर लंबे समय से राशन गबन कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि विक्रेता पहले मशीन में अंगूठा लगवाता है और बाद में राशन वितरण में देरी करता है।
फरवरी में भी कई लोगों को अंगूठा लगवाने के बाद राशन नहीं मिला। ग्राम के उत्तरा में बहुत परेशानी है सर। फरवरी का जो चावल है उसका थंब ले लिया गया है, लेकिन फरवरी का कम से कम 200 लोग का अभी तक चावल मिला नहीं है अभी तक के। और मार्च को छोड़िए, मार्च को तो पूरा चावल ही गोल है। और अभी अप्रैल का चावल मांग रहा है, मार्च में देने के लिए अप्रैल के चावल को मांग रहा है, थंब लगाने के लिए बोल रहे गाँव लेके, लेकिन हम लोग मना कर दिए कि हम लोग थंब अभी नहीं लगाएंगे ऐसे करके। दुकान संचालक है मुकेश पाटले, अभी तक के मार्च का चावल मिला ही नहीं है, फरवरी का भी नहीं मिला है। बहुत लोग को 200 लोग को बता रहा हूँ मैं, 200 लोग को फरवरी का नहीं मिला है। मार्च को तो छोड़िए, मार्च में तभी एक दिन खुला भी नहीं है, ना ही किसी को दिया गया है एक भी आदमी का चावल। हम सभी ग्रामवासी की तरफ से मैं यहाँ खाद्य निरीक्षण अधिकारी बिलासपुर में आया हूँ कि हमारे गांव के उत्तरा में मस्तूरी ब्लॉक के अंतर्गत आज मार्च का चावल 20 तारीख हो गया है, वितरण नहीं हुआ है। मैं अधिकारी से ही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द चावल हमारे गांव वालों को वितरण कराएं। दुकानदार मुकेश पाटले है जो विक्रेता है, वह चावल का वितरण करते हैं। और सुना है कि मैडम जांच में गई थी तो चावल तो है ही नहीं है, 5-8 कट्टी मिला है और शक्कर है और नमक कम पाए गए हैं। मैं यहीं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मार्च का चावल वितरण कराया जाए। ग्रामीणों के अनुसार दुकान संचालक ने लगभग 300 क्विंटल चावल, शक्कर और नमक की हेराफेरी की है। खाद्य निरीक्षक ललिता शर्मा द्वारा इस मामले की जांच की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों को अब भी खाद्यान्न के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और यह मामला अभी भी अधिकारियों की अनदेखी का शिकार बना हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर वैसे तो यात्री और मालगाड़ी ट्रेन चलाकर करोड़ों रुपए की आय अर्जित कर रहा है, लेकिन पानी का टैक्स पटाने में फिसड्डी साबित हो रहा है। जी हां, जल संसाधन विभाग ने रेलवे के अधिकारियों को नोटिस भेजकर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया बताया है। जलकर का ये बकाया भी कोई 1-2 साल का नहीं, बल्कि 14 से 15 साल के बीच का है। जल संसाधन विभाग ने रेलवे को पानी टैक्स को लेकर जो नोटिस भेजा है वह कमर्शियल उपयोग को लेकर है। जल संसाधन विभाग रेलवे और नगर निगम यानी 2 सरकारी विभागों से पानी का टैक्स लेता है। रेलवे अपने उद्योगों के अलावा ट्रेनों को धोने और बाकी चीजों के लिए राज्य सरकार के हिस्से का पानी इस्तेमाल करता है। इसके लिए बड़ी बड़ी वॉशिंग लाइन बनाई गई है। जानकारों की माने तो लगभग हर दिन बिलासपुर में 50 ट्रेन इन वॉशिंग लाइन से धुलती है। जी हां, और लगभग 3500 लीटर पानी का खपत होता है, जिससे जलकर पटाना रेलवे का दायित्व बनता है। लेकिन पिछले 14 साल से ये जलकर नहीं चुकाया गया है। समय समय पर जल संसाधन विभाग रेलवे को नोटिस जारी कर रुपयों की मांग करता है, मगर रेल प्रबंधन इस पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। इसके रिगार्डिंग जो है उसको जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए दोनों नगर निगम से कोऑर्डिनेशन किया जाए। इसमें दोनों में पत्राचार होता रहता है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन चलता है। ये तो रही रेलवे की बात। अब नगर निगम का हाल देखिए। पानी के टैक्स के रूप में जल संसाधन विभाग को नगर निगम के अधिकारी 4,571 लाख रुपए नहीं दे सके हैं। इनका भी बकाया 10 साल पुराना है। नगर निगम शहर और कॉलोनी में जमीन से पानी निकालकर लोगों को उपलब्ध करवाता है। ये पैसा उसी का है। नगर निगम इसके नाम पर लोगों से टैक्स तो लेता है, लेकिन वह जल संसाधन विभाग को टैक्स देने में आनाकानी कर रहा है। यही हाल उन 32 से ज्यादा औद्योगिक संस्थानों का भी है, जिन्होंने धंधे के रूप में जल संसाधन से पानी का रजिस्ट्रेशन तो कराया है, लेकिन करोड़ों रुपए पानी का टैक्स नहीं चुकाया। अब अगर सरकारी विभागों और व्यावसायिक संस्थानों का ही ये हाल है, तो फिर आम जनता क्यों ना पीछे हटे। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट।
इधर वार्ड 67 विद्यासागर नगर पुराना सरकंडा देहानपारा के कई घरों में होली के दिन से पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। 7-8 दिनों में पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड पार्षद की निष्क्रियता से जनता में नाराजगी है, क्योंकि न तो पानी के टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं और न ही बोरवेल की समस्या ठीक करने का कोई प्रयास हुआ है। गर्मी की शुरुआत में ही पानी की गंभीर समस्या प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती है। गौरतलब है कि शहर में भाजपा की मेयर, विधायक और सांसद है, फिर भी पानी की समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री भी बिलासपुर से है, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा समस्या को सुलझाने की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इधर स्थानीय लोग, खासकर महिलाएं, अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसी दूसरे के निजी बोरवेल से पानी लाने को मजबूर है। नाराज महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि पानी की समस्या को जल्द हल नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगी। जनता की ये पीड़ा प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर कर रही है। तो कैसे 68 है। अब जब से आज देखबे अभी होली के पहले ले पानी आना बंद हो गए है। और समस्या मतलब कुछ समझ नहीं आई, पानी कहीं नहीं आता। कोई समस्या कई जने आते देखते चल देते नगर निगम के मन। अभी कितना दिन नहीं आते पानी? ये होली के पहले ले पहली ये ओकर पहले बढ़िया पानी चलत रही से, ओकर बाद नहीं आते। ओकर बाद पानी तो नहीं आते। एक तो नाली है साफ नहीं आए हैं, बोलत थक गए हैं। पार्षद भी ध्यान नहीं देते। पार्षदों पहले भी पार्षद भी ध्यान नहीं देते रही से, ना अभी के पार्षद देते। और कई बार ले एकर सर्वे हो चुके हैं नाली, और नाली भी नहीं बन पाते। और पार्षद मतलब बोलत थक गए हैं। पानी नहीं आवत है, 3-4 रोज हो गए पानी के तिहार के आगे से। और नाली भी के समस्या भी, पानी सब बहुत समस्या खराब है भाई। पानी देना चाहिए जगह जगह। गुजारा पानी अभी अब लात हम दूसर घर ले मांग के वहू मन नहीं देवा थे पानी। अब उखरो घर नहीं हुआ थे पानी। बताया तो नहीं बनाई से वो कह के बोला थे मन तो आबे नहीं करा थे। 7 दिन रोज हो गए। काहे नहीं आते पानी, कुछ बताइए समस्या काहे नहीं आती? काहे अब मनाबो बनवा थन कहते तहाले भई गे नहीं आवत है। तो पानी के समस्या है, तो नाली में कचरा बोझा है भैया। नाली के समस्या है, पानी नहीं आते। होली के पहली के पानी नहीं आवत है भाई। होली के 1-2 दिन पहले के नहीं आते भाई। और पानी के मारे लड़का माला होली ही नहीं खेलन दिए हमान। भैया बहुत समस्या हो जावा थी पानी के। तो हमारा होली के पहली से पानी नहीं आते। पानी बहुत परेशानी हुआ थे, हमारा दिक्कत हो जाती। पहली तो आ जाते रही से वो बाल्टी कर के डोहाल लेते हैं। अब तो वो नहीं आते है भैया, बहुत परेशानी हो जाती। हाँ, ज़्यादा समस्या हो जावत। अब सब काम वाला है, अब पानी नहीं पी पाते ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती ना। पार्षद अभी तो नहीं आए गली में। एक दिन नहीं आए। बताया बोला पानी नहीं आते करके तो। हाँ बताए हैं ना, पानी नहीं आते करके। किसान और ग्रामवासियों की मांग को देखते हुए शुक्रवार को जल संसाधन विभाग ने खूटाघाट जलाशय से मस्तूरी और बिल्हा के ग्रामों के लिए पानी को छोड़ा है। जी हां, आपको बता दें, पिछले दिनों मस्तूरी के ग्रामवासियों ने बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निस्तार के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिसके बाद जल संसाधन विभाग को पानी छोड़ने के निर्देश दिए गए थे। मौजूदा समय में खूटाघाट जलाशय में लगभग 60% पानी उपलब्ध है, जिसके तहत जल संसाधन विभाग ने शुक्रवार को खूटाघाट नहर के बाईं तट और दाईं तट नहरों से पानी छोड़ा। नहर में पानी छोड़े जाने से नहर के किनारे के लगभग 107 ग्रामों के 211 तालाबों को निस्तारी के लिए पानी मिलेगा। हर साल गर्मी के दिनों में जल संसाधन विभाग द्वारा जलाशय से पानी छोड़कर राहत दी जाती है। शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, जिला पंचायत बिलासपुर के सदस्य सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में पानी छोड़ा गया। 1 हफ्ते तक पानी नहर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगा। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाने वाली एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 सकरी में एक नई सीसी सड़क का निर्माण किया गया है, लेकिन ये सड़क जिस जमीन पर बनी है वह किसी आम सरकारी जमीन पर नहीं बल्कि रेलवे की संपत्ति पर बनाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये सड़क किसने और किसको फायदा पहुंचाने के लिए बनवाई है। सकरी क्षेत्र में एक बड़ा खेल हो गया। रेलवे की भूमि पर निगम ने बिना अनुमति कुछ रसूखदार और अधिकारियों के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचानी पक्की सड़क बना दी। सूत्रों के अनुसार नगर निगम द्वारा बनाई गई ये सड़क आसमा सिटी की सीमा समाप्त होने के बाद शुरू होती है। राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन रेलवे की है, जिससे कच्ची रेल लाइन के रूप में दर्ज किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन पटवारी रिकॉर्ड से भी ये पुष्टि होती है कि इस भूमि का स्वामित्व रेलवे के पास है। वहीं आसमा सिटी के बिल्डर ने अपने कॉलोनी से यहां जाने के लिए रास्ता क्यों दिया, ये भी सोचने वाली बात है। ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इस इलाके में कुछ रसूखदार लोग और राजपत्रित अधिकारियों के रिश्तेदारों की जमीन है। सवाल ये है कि क्या सड़क आम जनता के लिए बनाई गई या फिर कुछ चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर दिया गया। नगर निगम के नियमों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए जमीन का स्वामित्व स्पष्ट होना होता है। जी हां, उनको बनाने अनुमति ली जाती है, लेकिन इस मामले में रेलवे से कोई अनुमति लिए बिना ही सड़क बना दी गई, यानी नियमों को ताक पर रखकर इस सड़क का निर्माण किया गया है। उक्त जगह पे नगर निगम के द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है और उसकी जांच भी चल रही है। जांच आने के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। प्रारंभिक बात में बात करी है, नगर निगम के द्वारा हम किसी प्रकार का सीसी रोड निर्माण नहीं किया गया है और ये निर्माण किसके द्वारा किया गया है इसका जांच कर लेते हैं, उसका बता पाएंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब नियम कानून को ताक पर रखकर निर्माण किया गया हो। इस पूरे मामले में निष्पक्ष और गहन जांच की जरूरत है। अगर रेलवे की जमीन पर बिना अनुमति सड़क बनी है तो ये पूरी तरह से अवैध है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच कराई जाएगी। देखिए, रेलवे अपने रिकॉर्ड की जांच कराएगी और चूंकि इसमें आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है, तो इसमें हम लोग अपना रिकॉर्ड देखेंगे और उसके बाद जो है इसमें जो भी विधि सम्मत होगा उसके अनुसार इसका निदान किया जाएगा। शुरू में रेलवे के नाम में कई ज़मीनें रिकॉर्ड में थी, परंतु इसकी जो अपडेटेड स्थिति क्या है वो तो रिकॉर्ड देखने से ही पता चलेगा और रिकॉर्ड के अनुसार जो भी विधि सम्मत होगा उसका निराकरण किया जाएगा। बिलासपुर शहर के अंदर भी ऐसे कई जमीन के टुकड़े हैं जो अभी भी दस्तावेजों में रेलवे के नाम पर दर्ज है। ऐसे में अब ये दिलचस्प हो गया है कि रेलवे की जमीन पर सड़क का निर्माण, वो भी बिना अनुमति, कहीं निगम पर उल्टा ना पड़ जाए। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। राज्य के एकमात्र मानसिक चिकित्सालय में मनोरोग विशेषज्ञों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। राज्य के इकलौते मेंटल हॉस्पिटल के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि 22 अगस्त 2024 को जारी आदेश के बाद 4 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ये भी सामने आया है कि 180 मरीजों की देखभाल के लिए मात्र 2 वार्ड बॉय तैनात है। इस पर अदालत ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए सरकार की उदासीनता पर कड़ी टिप्पणी की। जी हां, मानसिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को लेकर
लेकर एक अन्य जनहित याचिका भी दायर की गई है। इन दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 200 करने की योजना है, जिसके तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने ये भी कहा था कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। नहीं, भर्ती लंबे समय से पेंडिंग नहीं है। मेरे सोम मंगल तक कुछ पोस्ट शासन ने दी है, उसको पब्लिश कर दूंगा। अब इतना तो नहीं बता पाऊंगा, अभी हम लोग के पास आदेश आया है शासन के द्वारा, वो मैं बहुत जल्द प्रक्रिया पूरा कर लूँगा। 140, 160, कभी 80 तक जाते हैं। अभी तो एट प्रेजेंट में 145, 50 के आसपास होगा। अभी तो थर्ड ग्रेड का तो आया है, वो मैं सोम मंगलवार तक प्रक्रिया पूरा कर लूँगा। इससे पहले 22 अगस्त 2024 के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र में बताया गया था कि राज्य भर में वर्ग 3 और वर्ग 4 के कुल 650 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें मानसिक चिकित्सालय सेंद्री के लिए भी नियुक्तियां शामिल है। हालांकि बार बार सुनवाई के बावजूद अब तक इस प्रक्रिया की पूर्णता की कोई ठोस जानकारी अदालत को नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। इधर मुंगेली जिले के फास्टपुर थाना क्षेत्र के सिंघनपुरी गांव में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे 39 वर्षीय युवक संतोष जोशी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक संतोष जोशी नवागांव ठेलका निवासी था। जी हां, आपको बता दें, वो अपने रिश्तेदारों के घर आयोजित दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने आया था। घटना के बाद से ही पुलिस और गोताखोरों की टीम तालाब से शव को निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन 18 घंटे बीत जाने के बाद भी शव बरामद नहीं हो सका है। इस कार्य में एसडीआरएफ की टीम भी शामिल है, लेकिन अब तक सभी प्रयास असफल रहे हैं। थाना प्रभारी कार्तिकेश्वर जांगड़े ने जानकारी दी है कि स्पेशल टीम द्वारा तालाब के पानी को पूरी तरह से उथल-पुथल कर शव को निकालने की कोशिश की जाएगी। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार तलाशी अभियान में जुटी हुई है और शव बरामद करने की पूरी कोशिश कर रही है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में धर्म परिवर्तन का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। प्रार्थना सभा की आड़ में भोले भाले हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप लगा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कथित रूप से लालच देकर हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। गुरुवार शाम मसीही समाज द्वारा राजेंद्र नगर चौक स्थित कृति भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इसमें हिंदुओं को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां धर्म प्रचार के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की भनक लगते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया। धर्मांतरण की मुझे सूचना मिली तो मैं एक आम नागरिक की तरह वहाँ पे गई थी। अंदर में सभा के मौजूद थी, मैं एक साक्षी हूँ वहाँ पर। किस तरह सभा अंदर चल रही थी? क्या वीडियो के द्वारा चल रहा था कि मुंह से बताया जा रहा था? एक ऑर्गेनाइज वो ऑनलाइन चल रहा था, है ना। और ये उसकी पॉम्पलेट है। 12 तारीख को उनकी एक बड़ी सभा होने वाली, इसकी तैयारी चल रही थी। वहाँ पे पूरे वॉलंटियर थे। वॉलंटियर को और वॉलंटियर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, किस तरीके से हिंदुओं को बरगलाया जाना है। जो करवा रहे थे उसमें कुछ क्रिश्चियन थे, लेकिन जो मेन जिनको सिखाया जा रहा था वो उसमें से कोई क्रिश्चियन नहीं था। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूछताछ के बाद मसीही समाज के जी जॉय डेनियल, आशीर्वाद बघेल और सुहास को हिरासत में लिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बिलासपुर में धर्मांतरण का यह सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश है और वे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थाना सिविल लाइन में आवेदिका प्रभा तिवारी के आवेदन पर से
धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसमें इनकी शिकायत है कि राजेंद्र नगर स्थित एक घर में एक क्रिश्चियनों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें गलत तरीके से प्रलोभन देकर अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु दबाव बनाया जा रहा था। इनके आवेदन पर एफआईआर पंजीबद्ध किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हम मौजूद है सिविल लाइन थाने में, जहां भारी संख्या में हिंदुत्ववादी संगठन के लोग यहाँ खड़े हुए हैं और थाने का घेराव किए हैं। क्या वजह नहीं समझानेंगे, क्या वजह है थाने का घेराव किया गया आपके द्वारा? कुछ नहीं, बस 1 साल से सिविल लाइन थाना क्षेत्र में राजेंद्र नगर में हिंदुओं को ईसाई कैसे बनाया जाए इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये 1 साल से चल रहा था। हिंदुओं को कैसे टारगेट करे, भोले भाले हिंदुओं को कैसे बरगला के, लालच दे के, डरा के कैसे ईसाई बनाया जाए। आप भी हिंदू हैं, कभी आपको बहलाया गया? बिल्कुल फंसे हैं हम? कभी नहीं फंसने वाले भैया, हम जागरूक लोग हैं, हमको पता है, हम सनातन धर्म में पैदा लिए हैं और इस दुनिया में जो शाश्वत है वही सनातन है, जो सत्य है वही सनातन है। आपको कोई बरगलाएगा, फंस जाएंगे? कोई प्रयास करके देख ले, शायद वो कैसे फंस जा रहे हैं? ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव कैसा ज्ञान होता है बताइए? ज्ञान का अभाव और लालच, इनको लालच दी जाती है। देखिए, जिनको ज्ञान नहीं मिल पाता, सही ज्ञान नहीं मिल पाता, जिनको सनातन की शिक्षा और संस्कृति के बारे में नहीं पता, वही धर्मांतरित होते, वही कन्वर्ट होते। और ये लोग क्या करते हैं, जो पीड़ित रहते हैं, जो ऊपरी किसी बीमारी, मतलब गरीब तबके के लोग, गरीब तबका नहीं बोला जाए, ये तो सभी तबके के लोगों को ले रहे हैं। ये जो पीड़ित रहते, तो पीड़ित किस तरह से जी? पीड़ित भाई साहब, प्रॉब्लम भी ये लोग चालू कर रहे हैं, सोल्यूशन भी यही लोग दे रहे हैं। मान लीजिए ये अपने किसी लोगों को भेज रहे हैं, जाओ इनको प्रताड़ित करो, और फिर अपने ही किसी बंदे को भेज दे रहे हैं कि आप हमारी शरण में आइए, आपका सब समस्या समाप्त कर दिया जाएगा। ये एक तरह से ये इनका षड्यंत्र चल रहा है हिंदू समाज को तोड़ने का, हिंदुओं को खत्म करके पूरे हिंदुओं को। राम सिंह जी, मेरे एक सवाल है आपसे जी। हिंदुओं को बरगलाया जाता है, क्या हिंदुओं को खुद को अपनी आस्था पर विश्वास नहीं है? हिंदुओं को आस्था पे, जो हिंदू है उनको आस्था पे अपने इतने विश्वास है कि ये लोग अडिग हैं, और जो हिंदू है वो कभी कन्वर्ट होने वाले नहीं। लेकिन कुछ लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है भाई साहब। बहुत सारे लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उनको डरा करके अपने क्या बोलते हैं, इनके जो पंथ है, मैं धर्म तो नहीं बोलूँगा, पंथ है, क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो है सत्य सनातन धर्म, अपने पंथ में मिलाया जाता है। सनातन धर्म मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता है। आप एक चीज पूछे, आप भी क्या नाम लिखते हैं आप? भाई अभिषेक। अभिषेक जी, आपसे एक सवाल है मेरा, आपको बरगलाया जाएगा, किसी भी तरह का लालच दे, क्या आप कन्वर्ट हो जाएंगे? देखिए, आपका जो सवाल है उसको सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए जी, करिए। सिर्फ बहलाने, फुसलाने, बहकाने तक सीमित नहीं रहती। चलिए, डराने की भी बात हो। मैं मजबूरी की बात कर रहा हूँ। जब सामने को मजबूर कर दिया जाता है, चारों तरफ से उसके सामने ये परिस्थिति ला दी जाती है कि जिस जगह पे आप खड़े हैं वहाँ से अगर आप हमारे पास आएंगे तभी आपका उद्धार है। इस तरीके से इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग करके उनके सामने सारा सिचुएशन बनाया जाता है, तब ज्ञान के अभाव में वो आदमी अपने धर्म से विमुख हो गए। उन हिंदुओं को आप जो बरगला रहे हैं, उनसे बचाने के लिए आप लोग किस तरह की तैयारी की है? हमारी तैयारी यही है, जो बड़े बड़े हमारे अनुष्ठान होते हैं, चाहे रुद्राभिषेक का अनुष्ठान हो, रामनवमी शोभा यात्रा हो, हिंदू नव वर्ष का हो, गायत्री मंत्र का जाप का हो, राम नाम पुस्तिका में लिखा जाए, धर्म के बारे में जो जागृति हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े जो मौलाना होते हैं वो भी सनातन की तारीफ करते हैं, तो फिर ये कहाँ से लोग आ जाते हैं जो सनातन की बुराई करते हैं और हिंदुओं को तोड़ने काम करते हैं? उनके लिए क्यों आप लोग वहाँ पे बात नहीं करते हैं? आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं, वो सिर्फ सनातन धर्म को खोखला करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सीधा देशद्रोही हैं, वो देश को ख़त्म करने के प्रयास में है। जो भी सनातनी है वो अपने धर्म के, अपने देश की आत्मा को जानता है, वो देश की आत्मा को खराब करने के लिए धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं। ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जो धर्म परिवर्तन कराने में अपन महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं? जो और किस तरह के जो लोग हो रहे हैं? देखिए, जो सनातनी विरोधी हैं वही धर्म परिवर्तन करवाएंगे, है ना? तो सनातन के विरोध है, वो हिंदू धर्म के विरोध है वो, इसलिए वो धर्म परिवर्तन करवा रहे, क्योंकि हम हिंदुओं को धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ना हम ईसाई को बुला रहे, ना मुसलमान को बुला रहे। अभी बीच में आप हिंदू लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अभी बीच में जब राम सिंह की बात आई थी, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा बवाल हुआ था, वहाँ पे एक वो तंबू लगाया गया था उस समाज के द्वारा और कुछ अलग सा खेल खेला जा रहा था, हमने भी वो खबर लगाई थी। उसके लिए आप क्या कहेंगे? उस समय राम सिंह के पास कितने लोग आए थे? राम सिंह अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, हिंदू समाज के लिए लड़ रहा है। वो समाज के लिए लड़ रहा है, मैं मान गया। कितने लोग आए थे उस समय? हिंदू समाज के, सर्व हिंदू समाज उसके साथ में खड़ा हुआ है। आज देख सकते हैं राम सिंह के नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए खड़ा, और राम सिंह सदैव हिंदुत्व के लिए खड़ा है, इसलिए हम सब उसके साथ। आप भी हिंदुत्व के लिए खड़े होते हैं, लगातार आवाज? बिल्कुल, लगातार खड़े हैं। और एक हिंदू, और आपको भी फंसाने की कोशिश की गई थी? लेकिन सर्व हिंदू समाज के लोग हमेशा हिंदू के साथ में खड़े हुए, एक दूसरे के साथ में सहयोग करते रहते हैं।
क्या कहेंगे आप, जिस तरह से यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, क्या कहना है आपका? भाई गरीब मजबूर और जिनके मजबूरी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं और उनको प्रलोभन देते हैं। राम सिंह अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, हिंदू समाज के लिए लड़ रहा है। वो समाज के लिए लड़ रहा है, मैं मान गया। कितने लोग आए थे उस समय? हिंदू समाज के सर्व हिंदू समाज उसके साथ में खड़ा हुआ है। आज देख सकते हैं राम सिंह के नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए खड़ा, और राम सिंह सदैव हिंदुत्व के लिए खड़ा है, इसलिए हम सब उसके साथ। आप भी हिंदुत्व के लिए खड़े होते हैं, लगातार आवाज बिल्कुल लगातार खड़े हैं। और एक हिंदू, और आपको भी फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सर्व हिंदू समाज के लोग हमेशा हिंदू के साथ में खड़े हुए, एक दूसरे के साथ में सहयोग करते रहते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, क्या कहना है आपका? भाई गरीब मजबूर और जिनके मजबूरी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं और उनको प्रलोभन देते हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए प्रलोभन देते हैं। ये इस तरह के देशद्रोही तरीके पे काम करते हैं धर्म परिवर्तन के नाम। क्या कहना है आपका? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप जिन्हें राम सिंह के जिक्र कहा ना, राम हर यहाँ पे सब राम सिंह है, और अगर ऐसी कोई बात आएगी हिंदुत्व के लिए तो सब लोग डट के खड़े होंगे। और सब आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के मैसेज में सब लोग पूरे हिंदू इकट्ठा हो गए हैं। हम अपने देश को बंटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे। कोई भी हिंदुत्व की तरफ अगर आप तो वो बात बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अगर कोई भी आंख उठा के देखेगा तो हम उसको बर्दाश्त के बाहर है। और हम परिवर्तन, हिंदुत्व में परिवर्तन तो नहीं होने देंगे, चाहे वो कितना भी अपना मिशनरी चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम इसको करने नहीं देंगे। राम सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेलतरा में मुद्दा उठा था, बेलतरा में सुशांत शुक्ला जी विधायक, याद रखिएगा जी, जो खुद कट्टर हिंदूवादी हैं जी, लेकिन आज क्या हो गया उनको, उन्हीं के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ बेलतरा का नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात है, लेकिन अभी मुद्दा माहौल में। भाई साहब देखिए, हम आपको एक एक जानकारी देंगे। ये सिर्फ बेलतरा का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में मिशन जोशुआ के तहत हिंदुओं को टारगेट करके, हिंदुओं के मजबूरी का फ़ायदा उठा करके, हिंदुओं के लाचारी का फ़ायदा उठा करके, ये मजबूरी इसलिए बोलूँगा क्योंकि जब एक हिंदू मुसीबत में फंसता है तो उसका पड़ोसी साथ नहीं देता। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं उन हिंदुओं को भी बोलना चाहता हूँ, अपने धर्म को बंटने से बचाना है, अपने धर्म को मिटने से बचाना है, अपने धर्म को टूटने से बचाना है, तो अपने आसपास रह रहे हिंदू भाइयों का खुल करके साथ दीजिए, उनके मुसीबत में खड़े होइए, उनके मजबूरी में साथ दीजिए, तब कोई हिंदू भाई कन्वर्ट होकर के ईसाई नहीं बनेगा। बहुत अच्छी बात राम सिंह ने बोला है कि अपने धर्म का साथ दो। अपने धर्म के लोग अपने धर्म का साथ नहीं देंगे, अपने जाति के लोग अपने जाति का साथ नहीं दे रहे, और दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट करा रहे क्योंकि लालच देकर, डरा कर, बहला कर, फुसला कर। बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या कहना है आपका भी? बिल्कुल, हम एकदम साथ में हैं, सब पूरे हिंदू भाई साथ में हैं। कहीं भी कोई बात आएगी हम डट के सामना करेंगे, खड़े होंगे, और हम परिवर्तन तो नहीं होने देंगे। कोई भी ईसाई चाहेगा कि हम किसी हिंदू को फोड़ कर ले जाएंगे या कि दवाई के प्रलोभन में, पैसे के प्रलोभन में हम परिवर्तन करा देंगे, ये बिल्कुल कतई नहीं होने देंगे। और आपको हम एक अच्छी बात बताते हैं कि हमारी सरकार भी लगी है कि इसमें अच्छा कानून आए और ऐसे कोई भी कार्य ना हो। कब तक आएगी कानून? बहुत ही जल्दी आपको सुनने को मिल जाएगा, बहुत जल्दी सुनने को मिल जाएगा। ये हमने जो सुना है और देखा है कि हमारी प्रदेश सरकार लगी हुई है इसमें। जैसे हमने मध्य प्रदेश में अभी सुना है कि मोहन सरकार ने अभी एक हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कानून उसमें लाया है और ये छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी लागू होगा। जी देखिए, जो ये धर्मांतरण हो रहा है, इसमें जो है आज हमारे सब हिंदू भाइयों ने रोकने का एक प्रयत्न किया। एक षड्यंत्र था जो 40 से 50 लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा था, और उनको ये वॉलंटियर बना रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे धर्मांतरण कराना है। और हमारे सभी हिंदू भाइयों ने मिलकर राम सिंह जी की अगुवाई में उनका भांडाफोड़ किया और पुलिस को सूचना दी, जिससे वो आज उन पर उचित कार्रवाई होगी। ये आशा करता हूँ मैं प्रशासन और सरकार से। सबसे अच्छी बात है कि आज हिंदू संगठन वाले अगर यहाँ विरोध करने आए तो मैं हिंदू संगठन वाले उसको सवाल करूँगा कि अगर मिशनरी या दूसरे समाज वाले अगर उनको भड़का के भला फुसला अपने धर्मांतरण में, अपने धर्म में परिवर्तन करा सकते हैं, तो ये लोग क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है ऐसा? सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, ये धर्म परिवर्तन का बात है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। ये सबसे पहले एक फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो हमारे में फ्रेंडली रिलेट नहीं होता है ये ऐसी बातें नहीं है। ये लोग क्या है, हम उस चीज़ में शायद कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, चाहे उस पर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये हमारा सनातन धर्म के हैं,
उतने ओबी होंगे, हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, या हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो प्री प्लानिंग। मेरा सवाल आपसे एक है कि जिस तरह से वो लोग जो होते हैं, मान लो आपका आरोप है कि वो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, तो क्या ऐसा सलाह देते थे? क्या हिंदू को ऐसा नहीं कर सकता, उसकी मदद नहीं कर सकता है क्या? तो फिर आप लोग क्यों आज उस चीज़ को ही हम लोग कर रहे हैं? तो ये इनका भंडाफोड़ हो रहा है। सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ये लोग जब जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो ये क्लियर नहीं करते कि ये लोग आपको कन्वर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये लोग सेवा भाव से फ्रेंडली मिलते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपके पड़ोसी हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं, ऐसा बन के, और उसके बाद उनको बरगलाया जाता है, इमोशनली कनेक्ट होते हैं और उनको डाइवर्ट कर देते हैं, जो कि समझ नहीं पाते हैं, जिसके लिए हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने बताया, राजू जी ने, कि जिस तरह से इमोशनली और डरा कर या जिस तरह से भी उनको कन्वर्ट किया जाए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। अभी कुछ लोग और यहाँ पे मौजूद है, मस्तूरी के ये खतरनाक हिंदूवादी कहलाते हैं, हम इनसे भी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसा धर्मांतरण हो रहा है क्या? हाँ, अभी पकरिया में सामने आया था। पकरिया में हम लोग गए थे, हमारे आने से पहले प्रशासन पूरा उन लोगों का पोस्टर वोस्टर जब्ती करके वहाँ से उन लोग को भगा दिए थे। आपके पहले प्रशासन पहुँच गई? हाँ, हमारे से पहले। पर यहाँ तो नहीं पहुँच पाती प्रशासन यहाँ तो बल्कि हिंदू संगठन वाले जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनको भगाया जाता है। ये नहीं, वहाँ हमारे यहाँ यही हुआ है कि प्रशासन पहले पहुँच के उन लोगों को भगा दिए थे। अब यही है हमारी, मतलब आपके यहाँ प्रशासन जो एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है। हाँ। बिलासपुर से ज़्यादा। अब हमारे कहने का मतलब ये है, हिंदू के साथ जो गलत करेगा, अब रोको टोको ठोको, यही कहानी होगा। क्या बोले एक बार फिर से बोले? रोको टोको ठोको, हमारे हिंदू धर्म के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो सीधा ठोक दिया, सीधा ठोक दिया जाएगा। मतलब आप भी योगी की तरह बिल्कुल बिल्कुल, रोको टोको ठोको, यही है हमारा उद्देश्य। राम सिंह से बड़े आप बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही। राम सिंह तो बोलते हैं रोको ठोको, तो पहले बोलते आ रहे। क्या बोलना है आपका? देखिए, आपके बातों को सुनकर वो लोग भी ऐसी रोको ठोको वाली बात कर, आप सोच लीजिए आप क्या बात। मतलब यहाँ पे आप पूरे भड़काऊ बयान आपका जो चल रहा है, लगातार आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आप जरा सोचिए क्या हो रहा है। अगर अपने देश और धर्म की रक्षा करना, अगर भड़काना होता है, तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से बोलता हूं, ये काम मैं जीवन भर करते रहूंगा। मतलब हर एक बच्चे जो युवा जो काम करे, प्रगति करे, वो भड़काऊ बयान देगा, उनको और भड़का रहे हैं। अगर अपने देश की रक्षा की बात करना भड़काना होता है, तो देश की रक्षा क्या है? वो लोग नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रही है। तो ये देश को तोड़ने का काम है, हिंदुओं को बरगला के ईसाई बनाना। देखिए ये लोग ईसाई कैसे बनाते हैं, मैं आप लोगों को एकदम विस्तृत में बताता हूँ। ये लोग क्या करते, पहले सेवा के आड़ में ऐसे हिंदुओं के घर जाते हैं। हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे भाई लोग सब सेवा करते हैं ये, लेकिन किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करते। और भाई साहब, ये सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं, बहुत सारे मुस्लिम भी ईसाई बने हैं, बहुत सारे सिख भी ईसाई बने हुए हैं। मतलब हर धर्म के लोगों को यहाँ कन्वर्ट किया बिल्कुल, हर धर्म के लोगों को। फिर से अंग्रेजों का शासन होने वाला है क्या? अंग्रेजों का जब तक जिंदा है, अंग्रेजों का शासन आने नहीं दिया जाएगा। उस वक्त भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग थे, आज हमारे जैसे कुछ पागल युवा हैं, पागल युवा हैं। और जब तक हम जिंदा है, हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देते हैं, भाई साहब, आपके घर के आसपास भी अगर धर्मांतरण होती है, आप स्वयं पहले उसका विरोध कीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप हमको सूचित कीजिए। हम प्रशासन के साथ जाकर के ऐसे धर्मांतरित करने वाले लोगों को पहले प्यार से रोकेंगे, टोकेंगे, नहीं मानेंगे तो ठोकेंगे। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि यहाँ संविधान में बोला जाता है भाईचारा भी, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा दिया गया है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम सब भाई हैं आपस में, क्या एक दूसरे से बात करें? ऐसा कभी नहीं लगता है आपको? भाईचारा कब तक हम ही निभाते रहेंगे? भाई भाई करते करते तो वो हमको चारा बनाते जा रहे हैं। भाई भाई करते करते हम उनको गले लगाते हैं, वो लोग फिर से हमको चारा बनाते हैं। हम मुस्लिमों को, ईसाइयों को भाई बोल के गले लगाते हैं, ये पीठ में छुरा मारते हैं, हमारे ही हिंदू भाइयों को तोड़ करके ये ईसाई बना देते हैं। ये देश विरोधी काम ही है, ये देश को तोड़ने का काम है। और आपने जैसे बोला ना थोड़ी देर पहले कि भड़का करके, भाई साहब, अगर अपने देश और सनातन धर्म की रक्षा का बात करना अगर भड़काऊ भाषण है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस बिलासपुर के हर युवा को मैं ठाकुर राम सिंह बना के मानूंगा। और ये मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से खुला बोलता हूं, देश धर्म की रक्षा के लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी तरीके से इनको सुधारना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूं। अगर ये भड़काऊ है तो फिर ये भड़काना। तो ये थे राम सिंह। और इधर बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में होली के दिन रंग लगाने को लेकर दो युवकों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना भारती नगर के पास
ग्वालानी चैम्बर की है। जी हां, यहां तिफरा निवासी आदि नामक युवक और अक्ष के बीच होली खेलते समय कहासुनी हो गई। मामूली विवाद अचानक झगड़े में बदल गया और गुस्से में आकर आदि ने अक्ष पर नुकीले चाकूनुमा हथियार से हमला करके उसे घायल कर दिया। घायल अक्ष को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जबकि उसके साथी आकाश यादव ने इस घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। सिविल लाइन पुलिस अभी फिलहाल जांच में जुटी हुई है। आकाश यादव ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि भारती नगर के पास ग्वालानी चैम्बर है, वहाँ पर आदि नाम का लड़का जो तिफरा का रहने वाला है वहाँ मिला था, जो होली के दिन रंग खेलने की बात पर से कुछ विवाद हुई थी। उसी विवाद पर से किसी नुकीले चीज़ से दाहिने हाथ को मारकर चोट पहुँचाना बताया है, जिसमें FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप कहीं नहीं जाइए, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कुछ समय से नगर निगम के द्वारा अवैध प्लांटिंग को लेकर निगम सीमा क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। खासतौर पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में नए जुड़े क्षेत्र में यह अभियान पिछले कई महीनों से निरंतर जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर निगम ने यदुनंदन नगर तिफरा क्षेत्र में अवैध प्लांटिंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन दिखाया। इस दौरान क्षेत्र से 8 से 9 अवैध प्लांटिंग करने वाले लोगों के प्लॉट में बनाई गई सड़क को बुलडोजर से उखड़वा दिया गया। बताया जा रहा है कि यहां अवैध रूप से की जा रही थी प्लॉटिंग और इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में कई अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई किए जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखा जा रहा है कि लगातार अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इस पर पूरी तरह से लगाम लगा पाने में विभाग नाकाम साबित हो रहा है। नगर निगम का ये अभियान केवल औपचारिकता ही साबित हो रहा है। आज तिफरा में शिकायत प्राप्त हुई थी अवैध प्लाटिंग की, तिफरा और घुरू क्षेत्र में, तो उसको बाकायदा कमिश्नर साहब से अनुमति लेने के उपरांत यहाँ पर तिफरा में और घुरू पे कार्रवाई की गई है। ये किस तरह का प्लॉटिंग था, कितने क्षेत्रों में? यहाँ पे वर्तमान में वैसे तो लगभग 7 से 8 एकड़ जमीन पे अपन ने कार्रवाई की है, जिसमें से 5 जगह अपन मुख्य रूप से किए हैं, जिसमें कि एक भूरीबाई करके है, रावाधार है, एक रमनदीप सलूजा है और एक शौकत अली, इन सब के नाम पे जमीन है। उन लोगों के द्वारा जो है टुकड़ों पे बिना अनुमति के और बिना लेआउट पास कराए विक्रय किया गया है। लगातार चिन्हांकन किया जा रहा है और शिकायत भी प्राप्त होती है और इन दोनों पर जानकारी आने पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है। इधर बिलासपुर जिले के बिलगहना पुलिस चौकी क्षेत्र में संगठित रूप से स्ट्राइकर गोटी से जुआ खिलाने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, आपको बता दें, पुलिस को भनवारटंग स्थित मरही माता मंदिर के पास अवैध जुआ संचालन की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर 20 मार्च 2025 को छापेमारी की गई। इस दौरान रतनपुर निवासी यशवंत सोनी, चाटीडी सरकंडा के जाकिर अली और पवन श्रीवास के साथ ही टेंगनमाड़ा बिलगहना के अजय पासवान को मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 6400 रुपए नगद, 3 स्ट्राइकर गोटी, स्कॉर्पियो वाहन, 3 मोबाइल फोन, 1 लकड़ी का छोटा टेबल और 1 सफेद तौलिया बरामद किया गया है। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस गिरोह में रतनपुर का एक कुख्यात बदमाश भी शामिल है। पुलिस ने इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर बिलासपुर शहर बाहरी जिलों के बदमाशों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। खुद को बचाने और वारदात को अंजाम देने के लिए वे यहां आकर छिपते हैं। ऐसा ही एक मामला सरकंडा क्षेत्र में देखने को मिला। कोरबा जिले का कुख्यात हिस्ट्री शीटर दीपक उर्फ चिना पांडे यहां छिप कर रह रहा था। गुरुवार रात वो व्यापार विहार तारामंडल के पास चाकू लहराकर लोगों में दहशत फैला रहा था। सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा और उसके पास से एक बटनदार
चाकू बरामद किया। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दीपक उर्फ चिन्ना पांडे कोरबा का निवासी है। ये हिस्ट्री टीचर बदमाश है। कुछ दिनों से ये सरकंडा क्षेत्र में रह रहा था। कल रात्रि में व्यापार विहार तारामंडल के पास ये चाकू लेकर आतंकित कर रहा था कि उससे एक बटनदार चाकू जब्त कर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। आज रिमांड पर भेजा जाएगा। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.